आइए दोस्तों, आज हम हिंदी क्लास में आज समास टॉपिक खत्म करने वाले हैं। समाज से जितने भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं वो सारे क्वेश्चन भी हम करेंगे। इसके बाद में आपको एमसीक्यू जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होंगे वो सारे भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा। आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। समाज से जितना भी कठिन से कठिन क्वेश्चन आ जाए आप चुटकियों में कर दोगे उसको। इतने एमसीक्यू की हम प्रैक्टिस कर लेंगे। और जितने भी टॉपिक मैं आपको पहले करा चुका हूँ, उपसर्ग, प्रत्यय, कारक, ये सारी चीजें मैंने आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझाने की कोशिश करी है। और आप वो वीडियो भी देख लेना। उसके बाद जितने भी उनमें एमसीक्यू कराने होंगे और भी एक्स्ट्रा, उन सबकी एक मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, या आप कहोगे तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। आप जैसे भी कहना, अगर वीडियो में पढ़ना है तो मैं आपको वीडियो बना के सारे एमसीक्यू के थ्रू पढ़ा दूंगा वो सारी चीजें, या फिर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। इसके बाद देखते हैं, आइए समास। तो समास, सबसे पहले तो समास का अर्थ क्या होता है। समास का मतलब होता है दोस्तों, सबसे पहले समास का अर्थ, तो समास का अर्थ होता है संक्षेप। क्या होता है दोस्तों? संक्षेप। किसी भी चीज को क्या करना? संक्षेप करना। तो उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अब समास की डेफिनेशन देख लेते हैं। दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए शब्द, सार्थक शब्दों को समास कहते हैं। तो जब दो या दो से अधिक शब्द मिल जाते हैं आपस में, तो उनसे कोई जब सार्थक शब्द मतलब ऐसा शब्द जिसका कुछ अर्थ निकले, तो ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अब समास के कितने भेद होते हैं ये आ जाता है। तो समास के टोटल कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। इसके बाद जो पहला भेद है वो देख लेते हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। इन सभी समासों को हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, हर एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। इसके बाद इसके एमसीक्यू करेंगे। और ये सारी चीजें आप करने के बाद आपको लगेगा कि मेरे को अब समास में कोई दिक्कत है ही नहीं। तो ये सारी चीजें बिल्कुल मैं आपको ट्रिक के साथ थोड़ी थोड़ी जहां जहां पे ट्रिक्स लगेंगी वो सारी चीजें बता देता हूँ। बाकी ये सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमारा आ गया अव्ययीभाव समास। तो अव्ययीभाव जो समास होता है उसके अंदर क्या होता है? इसमें दो बातें आपको याद रखनी। पहली बात क्या है? जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग जुड़े, तो मतलब जो जितने भी अव्ययीभाव समास के अंदर जो अक्षर होंगे उनके प्रारंभ में हमेशा क्या रहेगा? उपसर्ग रहेगा। जैसे हमने उपसर्ग वाली क्लास में उपसर्ग और प्रत्यय को सीख लिया होगा। तो अगर आपने नहीं सीखा तो पहले आप मेरी फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो को देखना। आप उन चीजों में अच्छी तरह सीख लोगे तो आपको ये समास बिल्कुल ही आसान लगेंगे। ठीक है, सबसे पहले जैसे अब आ गए यथा, प्र, प्रति, निर, आ, अन, भर, अनु, ये सब क्या है? उपसर्ग है। अगर ये किसी शब्द में आपको दिख जाए या इसके अलावा कोई भी आपको उपसर्ग दिख जाता है तो वहां पर कौन सा समास माना जाएगा? अव्ययीभाव समास माना जाएगा। ठीक है, अव्ययीभाव समास माना जाएगा। इसके बाद दूसरी कंडीशन इसमें क्या होती है? दोनों कंडीशन आपको लर्न रखनी है। पेपर के अंदर कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको कर लोगे आसानी से। अगर आपको सारी चीजें जितनी भी थ्योरी में बता रहा हूँ, अगर आपको वो सारी चीजें अच्छे से याद रहेंगी तो बाकी जो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन होंगे वो आसानी से कर लोगे आप। देखिए, सबसे पहले क्या है? एक शब्द एक साथ एक ही किसी शब्द में दो बार आए। जब एक शब्द हो और एक साथ किसी शब्द में दो बार आए, जैसे धीरे धीरे, पहले पहल, हाथों हाथ, दिनों दिन, तो ये सब क्या है? एक ही वर्ड है, एक ही अक्षर है, लेकिन बार बार दो बार आया है, एक से अधिक बार आ रहा है, और एक ही शब्द दो बार आ रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है? जब ऐसी कंडीशन आ जाए दो बार आने की, तो जब आप समझ जाना वहां पर भी क्या होता है? अव्ययीभाव समास होता है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी बहुत अच्छे से। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में हमारा क्या हो गया? नेक्स्ट देख लेते हैं अविभक्त समास के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। यथा संभव, प्रतिदिन, निडर, भरपेट, ये बेकार, दरअसल, अनजाने में, ये देखो इसमें अन लग गया ना, ये आपका उपसर्ग है। तो ऐसे आपको बताना पड़ेगा इन सब चीजों को। जैसे ये लग गया कहीं ना कहीं, इसमें एक ही अक्षर दो बार आया। मन ही मन, ये सब आ गए। आ जन्म, ये आपके पेपर में आ रखे हैं, ये सीधा क्वेश्चन आ रखा है आपके पेपर में कि आ जन्म में कौन सा समास है। तो आपको बताना था उसमें कौन सा समास होगा। इसमें अव्ययीभाव समास होगा। तो इस सीधे क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर आ रखे। तो इन चीजों को जितना अच्छे से हम कर लेंगे तो वो आप एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जितना हमें इन चीजों का हमारा बेस बना होगा तो एमसीक्यू हम बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे और कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। अब तत्पुरुष समास देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है? इस समास में पहला पद संज्ञा होता है और इससे दूसरा पद प्रधान होता है। और समास का अलग करने पर बीच में का, की, के लिए, में पर से निकले। तो जब इन समास की ये खासियत है कि इसमें जो पहला पद होगा वो क्या होगी? संज्ञा होगी, और जो दूसरा पद होता है इसमें प्रधान होता है। जैसे आप इधर देखिए, सबसे पहले हम इसे कारक चिन्ह जो का, के, की, इन सब वर्डों का यूज होगा। जैसे अब हमारा आगे सबसे पहले तत्पुरुष समास में कर्मधारय तत्पुरुष समास। जो हमारा कर्मधारय तत्पुरुष समास होगा उसमें जैसे आ गया शरणागत, शरणागत, शरण को आया, तो उसे क्या कहेंगे? शरणागत। इसके बाद मरण को आसन, तो मरणासन। ठीक है, रथ को चलाने वाला, रथ चालक, यश को प्राप्त करने वाला, यश प्राप्त। तो ऐसे ही तुलसी द्वारा कृत, तुलसी कृत, ये हमारा कौन सा? कारण, कारण तत्पुरुष समास। तो ऐसे आपके ये वर्ड आ जाएंगे, आपको इन्हीं से पहचाना है, द्वारा, को। तो ये सब अगर आपको पता चल जाएंगे तो आप तुरंत समझ जाओगे कि ये क्या है? तत्पुरुष समास का पार्ट है। तो ये हस्तलिखित, हाथ से लिखित, करुणापूर्ण, करुणापूर्ण, रेखा अंकित, तो रेखांकित। ठीक है, ऐसे वर्डों को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ऐसे शब्दों को, जो चीजें आपके आने वाली पेपरों में। इसके बाद देखते हैं संप्रदान तत्पुरुष समास। तो संप्रदान तत्पुरुष समास में जैसे विद्या के लिए आल्य, तो क्या होता है? विद्या के लिए विद्यालय, हाथों के लिए कड़ी, हथकड़ी, रसोई के लिए घर, रसोई घर, प्रयोग के लिए शाला, प्रयोगशाला,
अब दूसरा जो हमारा तत्पुरुष समास का वो वाला पार्ट देख लेते हैं। अपादान, अपादान तत्पुरुष समास। अपादान में क्या होता है? से। अब इसमें अपादान में हमने कारक में वाली क्लास में पढ़ा था, इसमें जुदाई से रिलेटेड बात होती है, जुदाई हो रही होती है। जैसे रोगों से मुक्त, अब रोगों से क्या हो गई है? हमें मुक्ति मिल गई है, तो रोग मुक्त। इसके बाद धन से हीन, धनहीन। गुण से हीन, गुणहीन। पाप से मुक्त, पाप मुक्त, मुक्ति मिल रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा? अपदान आएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है संबंध। संबंध में क्या होता है? का, के, की। राजकुमार, ये सीधा आ रखा आपके पेपर में, राजकुमार सब दे दिया और इसमें पूछ लिया आपसे सीधा समास कौन सा है, तो आपको अगर पता होगा तो आप ये संबंध वाला, तो राजा का पुत्र क्या होता है? राजकुमार। धर्म ग्रंथ, धर्म का ग्रंथ। भारतवासी, भारत का वासी। राजा का दूत, तो राजदूत। इसी प्रकार से हम अधिकरण में देखते हैं। अधिकरण में आनंद में मग्न, आनंद मग्न। आप पर बीती, आप पर बीती। जैसे आप पर बीती हमने इसका पा आ गया इसमें, तो ये क्या अधिकरण में आते हैं। अधिकरण के अंदर क्या होता है? मैंने कारक वाली क्लास में बताया था आपको, में और पर, इन दो शब्दों का वो होता है। तो यहाँ पे में आ गया, वहां पर आ गया, लोकप्रिय। इसी प्रकार से लोकप्रिय हो जाएगा। आत्मा पर विश्वास, आत्मविश्वास। इसी प्रकार से ये सारे चलते हैं। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हमारा आ गया कर्मधारय समास। जो कर्मधारय समास होता है इसके अंदर क्या खासियत है देखते हैं। इसका पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है। तो इसमें पहला पद जो होता है वो क्या होता है? हमारा विशेषण होता है, और दूसरा पद हमारा क्या होता है? विशेष्य। इसी से ज्यादा आते हैं, उपमेय और उपमान वाले में से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। इसी में एक उपमेय और उपमान का भी केस होता है, उसको अगर आप ज्यादा ध्यान नहीं रखोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप इसी से समझ जाओगे। जैसे आप देख लेते हैं उदाहरण के लिए, नील अंबर, जैसा नीला है अंबर जिसका। कमल नैन, कमल के समान है जिसके नैन। मृग नैन, मृग के समान है नैन। काली मिर्च, ये सब चीजें। काला पानी, चरण कमल, खड़ी बोली, तो ये सारे किसके आपके उदाहरण हो जाएंगे? कर्मधारय समास के। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हम द्विगु समास। द्विगु समास में क्या खासियत होती है? इस समाज में पहला पद संख्यावाची होता है। कैसा होता है? संख्यावाची, संख्या वाली उसमें उत्पत्ति होगी शुरू में। तो अब देख लेते हैं जैसे, और समूह का बोध होता है। जैसे आ गया त्रिफला, त्रिफला। पंचवटी, त्रिभुवन, चतुर्वर्ण, दोपहर और चौराहा, तिमाही, नवग्रह, त्रिलोक, ये सब कहा है? इनमें संख्यावाची है, इनमें पहला पद। तो ये कहीं ना कहीं ये क्या हुए? द्विगु समास के उदाहरण है हमारे। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हम। इसके बाद द्वंद्व समास भी देख लेते हैं। द्वंद्व समास में क्या होता है दोस्तों? इस समाज में दोनों ही पद क्या होते हैं? समान होते हैं, और दोनों ही पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। तो इसमें योजक शब्द क्या, इन दोनों में क्या होता है? योजक शब्द का होता है, जो और छुपा होता है जिसके अंदर। ठीक है। इसके बाद जैसे आगे माता पिता, पाप पुण्य, लूट मार, जीव जंतु, लाभ हानि, बुरा भला, आमने सामने, इनमें क्या है? और लग जाएगा, आमने और सामने। इन सभी में ऐसे द्वंद्व समाज वाले शब्द हैं। यहाँ पर क्या होता है? हमारे द्वंद्व समाज होते हैं जिसमें दोनों ही पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। इसके बाद बहुव्रीहि समाज देख ले। जो बहुव्रीहि समाज है हमारा, उसके अंदर आपको क्या चीजें जो याद रखनी है? बहुव्रीहि समाज के अंदर आपको दोस्तों ये याद रखना कि जो इसमें ज्यादातर बातें होंगी वो सारी यही होंगी कि इसमें देवी देवताओं के नाम ज्यादा आ रखे होंगे। जो देवी देवताओं के नामों से जितने भी आपको देवी देवताओं के नाम दिख जाए, उसी टाइम आप समझ जाओ उसके अंदर कौन सा समाज है? हमारा बहुव्रीहि समाज है। तो आपको बिल्कुल इन सब चीजों को अच्छी तरीके से करना है। जैसे पिताम्बर, चतुर्मुख, गिरिधर, वीणावाणी। इसके बाद चतुर्मुख ब्रह्मा जी को कहते हैं, पंचानन महादेव को कहते हैं, दशानन रावण को, मुरलीधर कृष्ण भगवान जी को, नीलकंठ शिव जी को, त्रिलोचन भी शिव जी को ही कहते हैं। इसके बाद ये इसी तरीके के कई सारे नाम हैं। इसके बाद पंकज, पंकज के नाम से भी जानते हैं किसको? ब्रह्मा जी को। तो ये सभी आपको कहीं ना कहीं याद रखने हैं। अब आगे हमारा बहुव्रीहि समास। इसमें एक विशेषता है कि उससे विग्रह में जिसके, जिसके और जो और जिसके, इसमें क्या होता है? जैसे निर्मल, निर्मल, निर्गत है जिसमें मल, तो इसमें क्या है? मल जिसमें, तो ये आ गया ना जिसमें। तो आप समझ जाओ, ये वाला एग्जांपल बहुत कम आता है पेपर के अंदर, इसीलिए ये वाला एग्जांपल हम आपको समझा भी नहीं दे भी नहीं ज्यादा। चंद्रमौली, चंद्रमौली आपका ये आ गया चंद्रमौली। चंद्र है मौली पर जिसके, जिसके आ गया ना जहां पर चंद्रमौली। ये आपको अगर कहीं दिख जाए निर्मल और ये चंद्रमौली दिख जाए, तो यहाँ पर कौन सा समास होगा? आपका बहुव्रीहि समास होगा। ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट देख लेते हैं। एक चीज और है बहुव्रीहि समास के अंदर, जिन शब्दों में सा और ये वाला सा आ जाए, बड़ा सा और छोटा सा आ जाए, तो आपको वहां क्या होता है? बहुव्रीहि समास। जैसे कहते हैं सह परिवार, तो आपको क्या है? यहाँ पर सा आ गया, तो क्या है? पूरे परिवार के साथ। तो यहाँ पर जहां पर भी सा आ जाता है, उन सभी में भी आपका क्या हो जाता है? बहुव्रीहि समास हो जाता है। अब ये आपको सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ आ गई होंगी। अब इसके बाद हम इसके एमसीक्यू देख लेते हैं, किसके कैसे कैसे एमसीक्यू पेपर के अंदर आ रखे हैं और कैसे कैसे आपको इनको करना है। विशेषण और विशेषज्ञ के योग से कौन सा समास बनता है? तो आपको अभी यही मैंने बताया था, विशेषण और विशेषज्ञ के योग से हमारा कौन सा समास था? कर्मधारय समास था। तो हमारा ये आंसर हो गया सी, कर्मधारय समास। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब इसने पूछा है संधि और समास में क्या समानता है? संधि और समास में एक ही समानता है कि दोनों क्या होते हैं? संक्षिप्त होते हैं। तो यहाँ पर क्या है? संक्षिप्त। संक्षिप्त हमारा ऑप्शन नंबर है डी, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा देख लेते हैं, उसमें क्या है? जब प्रथम पद संख्यावाची तथा दूसरा पद संज्ञा हो,
तब कौन सा समास होता है? तो प्रथम पद क्या है? संख्यावाची। संख्यावाची हमारा किसमें होता है? द्विगु समास में। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, समास का अर्थ क्या होता है? समास का अर्थ क्या होता है? मैंने आपको बताया था समास का अर्थ होता है संक्षेप। सबसे पहले यही बताया था मैंने आपको, समास का अर्थ है संक्षेप। ये भी कई बार पूछ लेता है, इसलिए आपको याद होना चाहिए। निम्नलिखित शब्दों में से द्वंद्व समास किस शब्द में है? द्वंद्व समास, द्वंद्व समास होता है दोस्तों पाप और पुण्य, जिसमें और शब्द लग सके, ठीक है, और शब्द का लोप हो रखा, छुप रखा उसके अंदर। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा द्विगु समास शब्द में है? तो द्विगु समास इनमें से कौन सा है? पंचवटी, क्योंकि यहां पर पहला वर्ड क्या आ गया? संख्यावाची। हमने पढ़ा था जहां पर भी संख्यावाची और दूसरा जो शब्द होगा वो कैसा आ जाए? हमारा जो पहला वर्ड है संख्यावाची, दूसरा शब्द संज्ञा आ जाए, तो वहां पर कौन सा समास होता है? हमारा द्विगु समास। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, 7वां क्वेश्चन, अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह। विग्रह क्या होगा? तो यथाशक्ति को हम क्या लिख सकते हैं? यथा, यथा जो शक्ति, यथा के अनुसार जो शक्ति, यथाशक्ति का मतलब है यथा शक्ति के अनुसार, ठीक है, ये होता है इसका अर्थ। तो इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, पाठशाला। पाठशाला में कौन सा समास है? अभी आपको मैंने बताया जैसे प्रयोगशाला था, इसी प्रकार से हमारा पाठशाला, प्रयोगों के लिए शाला, ऐसे इसी प्रकार से हमारा क्या है? पाठशाला, ठीक है। तो पाठशाला में हमारा कौन सा? तत्पुरुष समास है। हमें पता है तत्पुरुष समास के अंदर हमारे सारे कारक चिन्हों का वो होता है, कर्म, कारण, अपादान, ये सारे उसी में आते हैं। तो हमारे संबंध जितने भी हैं तो ये उसी के अंदर। अब हमें इसमें तो दे नहीं रखा, इसके पार्ट दे नहीं रखे, तो सीधा हमें यहाँ दिया तत्पुरुष, तो हमारा आंसर सीधा हो जाएगा तत्पुरुष समास, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, राजा का पुत्र। राजा का पुत्र, राजपुत्र। तो देखिए राजपुत्र में कौन सा समास है? राजपुत्र हो गया। अब यहां पर क्या होता है? राजा का पुत्र, तो ये किस में आता है? राजा का पुत्र। का के की किस में होता है? संबंध में होता है। आपको पता है ये कारक चिन्हों में आपको पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी। जो संबंध के अंदर होते हैं वो 3 अक्षर होते हैं, क्या? का, के और की, ये तीनों होते हैं। तो राजा का पुत्र, तो का आ गया, तो ये कौन सा? संबंध तत्पुरुष समास है। तो आपका सी ऑप्शन इज करेक्ट। इसी प्रकार से नेक्स्ट देख लेते हैं, नीलकमल। नीलकमल में कौन सा समास? तो नीलकमल में हमारा कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, लंबोदर। लंबोदर क्या होते हैं? लंबोदर गणेश भगवान जी का नाम है। तो गणेश भगवान जी, भगवान से रिलेटेड दोस्तों बात आ गई, भगवान के नाम आ गए, तो सीधा आपको पता है इसमें कौन सा समास होता है? हमारा बहुव्रीहि समास होता है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, पंकज में कौन सा समास है? पंकज मैंने आपको बताया था ब्रह्मा जी का नाम है, तो इसमें भी कौन सा आएगा? बहुव्रीहि समास आएगा। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रत्येक में कौन सा समास है? प्रत्येक, ये प्रत्येक में क्या है? प्रति, यहाँ पर प्रति क्या लगा है? उपसर्ग लगा है, तो यहाँ पर प्रति उपसर्ग है। उपसर्ग किस में होते हैं? अव्ययीभाव समास में। तो ये हमारा सी ऑप्शन इज करेक्ट। इसके बाद चौराहा। चौराहा पहला पद क्या आ गया हमारा? यहाँ पर संख्यावाची। जब संख्यावाची आ जाएगा तो हमारे यहाँ पर कौन सा समास तो है? संख्यावाची में होता है हमारे द्विगु समास, तो द्विगु समास हमारा करेक्ट आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, वीणा पाणी। वीणा पाणी हमारी सरस्वती माता जी को कहते हैं, तो सरस्वती माँ को कहते हैं, तो ये हमारा कौन सा है? बहुव्रीहि समास का एग्जाम्पल है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, यथाशक्ति में कौन सा समास? यथाशक्ति, यथा क्या है इसके अंदर? यथा अगर अलग कर दें हम प्लस शक्ति, तो ये दोनों ही क्या है? शब्द सार्थक में इनका अर्थ है, तो इसलिए यथाशक्ति में क्या है? उपसर्ग लगा हुआ है यथा, तो यथा उपसर्ग है, तो इसका मतलब कौन सा? अव्ययीभाव समास है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, आजन्म। आजन्म में कौन सा समास है? इसमें क्या उपसर्ग लगा है? आ प्लस जन्म, आजन्म, तो इसमें क्या है? आ उपसर्ग लगा है, तो आ उपसर्ग लगा है, तो ये कौन सा होगा? अव्ययीभाव समास होगा ये भी। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, सुख और दुख। सुख और दुख कौन से समाज में आते हैं? द्वंद्व समास में, तो इसका ऑप्शन हो गया हमारा बी। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, निस दिवा और रात और दिन में कौन सा समास है? तो रात और दिन में कौन सा समास है हमारा? इसके अंदर भी द्वंद्व समास है। तो इसी प्रकार ये सारे एमसीक्यू आपके खत्म हो गए। इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू की क्लास होगी हमारी, अब जो हम एमसीक्यू की क्लास करने वाले हैं, कल से आपकी एमसीक्यू क्लासेस आ जाएंगी। सबसे पहले जो आपका होगा वो आपकी पहली क्लास जो हुई होगी उसके आपके 50 एमसीक्यू मिल जाएंगे। इसके बाद जो आपकी दूसरी क्लास है उसके भी आपको 50 एमसीक्यू मिल जाएंगे, और आपको तीसरी क्लास के भी आपके 50 एमसीक्यू मिल जाएंगे। इसी प्रकार से ये सारे एमसीक्यू आपको मिलते रहेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे पहले उसको हम टॉपिक के साथ खत्म करेंगे, इसके बाद जितने भी उसकी प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू कराने को वो मैं आपको वीडियो के थ्रू कराता रहूंगा, जिससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, और इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, और ये सारी चीजें बहुत आसान है दोस्तों। आप अगर उनको अच्छी तरीके से करोगे तो कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। हिंदी में कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी टफ, इतना ज्यादा टफ नहीं आएगा आपकी हिंदी में। जो आपकी हिंदी है वो काफी आसान आने वाली है पेपर के अंदर। तो अगर आप अच्छी तरीके से कर लोगे तो आपका हिंदी में अच्छा स्कोर हो सकता है, जहां कहीं ना कहीं आपकी सिलेक्शन में हेल्प कर सकता है। तो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से सारी चीजों को करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।